नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेम थर्मोडायनेमिक्स मैंने स्टार्ट की थी और उसी में लास्ट लेक्चर मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस कराए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो वहाँ तक आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए आज पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट और उनके रिलेशन को, उनके बीच रिलेशन को। ठीक है, तो हेडिंग डालो या स्पेसिफिक हीट से पहले एक बेसिक सा टॉपिक समझ लो। बार बार एक वर्ड आता है और पहले मैंने आपको बताया है जिसे आप कहते हैं आइडियल गैस, उसकी डेफिनेशन लिख लो, है ना। तो हेडिंग डालो आइडियल गैस। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस। क्लियर है? तो देखो आपने पढ़े होंगे कुछ नियम और नहीं भी पढ़े हैं तो मैं पढ़ाऊंगा आगे। बस केवल इस आदर्श गैस को समझ लो केवल, और आपने सुने हैं वे नियम, आप जानते हैं, मैंने जिक्र किया भी है। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो बायल और चार्ल्स के नियम बहुत फेमस हैं। तो यानी आदर्श गैस कौन सी गैस होती है? यानी वह गैस जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का, ठीक है, पालन करती है। क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें लिख लो फिलहाल के लिए, बस इतना समझने के लिए। बाकी नहीं तो आइडियल गैस अच्छे से पढ़ेंगे आगे। देखो, द गैस विच फॉलोज। ठीक है जी, द गैस विच फॉलोज यानी वह गैस जो फॉलो करती है। किसे फॉलो करती है? बोलो। मैंने कहा बायल और चार्ल्स के नियमों को। ठीक है, बायल एंड चार्ल्स। ठीक है, बायल एंड चार्ल्स लॉज। क्लियर है? बल्कि बायल के साथ में अपोस्ट्रोफी लगाओ। ठीक है, बायल के और चार्ल्स के नियमों को। ठीक है, यदि बायल पर अपोस्ट्रोफी न लगाते तो बायल और चार्ल्स का दोनों का नियम एक ही हो जाता, लेकिन दोनों के नियम अलग अलग हैं। तो बायल का और चार्ल्स का कौन नियम? ठीक है, तो यानी वह गैस या वे गैसें जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का क्या करती हैं? फॉलो करती हैं, पालन करती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? लिख देना, इज नोन एज। ठीक है, लिख देना आइडियल गैस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना समझो। बाकी काइनेटिक थ्योरी वाली जो यूनिट है उसमें पढ़ाऊंगा मैं इसे अच्छे से कि आदर्श गैस क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार एक वर्ड आएगा आइडियल गैस, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट भी पढ़नी जरूरी है। देखो, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हालांकि पढ़ी होगी आपने 11वीं क्लास में स्पेसिफिक हीट। बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो बताओ, जब आपने पढ़ी है, याद आ गया होगा हिंदी सुन के, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आपको याद होगा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? या तो एस से या सी से, या तो एस से या सी से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी, या डी टी है ना, वो तो देख लेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो या तो एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, या स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। तो देखो इसकी डेफिनेशन देनी है, तो चलो मान लो जैसे सी करना है ना, तो सी बराबर देखो क्या आएगा? Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी, और इसकी डेफिनेशन देनी है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि नीचे वाली जो क्वांटिटी होती हैं उन्हें क्या मान लिया जाता है? 1। तो जो नीचे वाली राशियां हैं ना उन्हें 1 मान लो। M बराबर क्या आ जाएगा? 1। और मान लो डेल्टा टी, ठीक है, 1 ग्राम। ठीक है, और डेल्टा टी इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना। एक काम करो, कैपिटल टी लिखो भैया। ठीक, स्मॉल टी से तो ऐसा लगता है जैसे टाइम हो, है ना, तो मान लो क्या है? कैपिटल टी। ठीक है, कहीं कहीं थीटा भी हो सकता है, थीटा माने ताप, है ना, टेम्परेचर के लिए थीटा कैपिटल टी यूज कर लेते हैं।
ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग है, कहीं देखो स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी बुक आपके पास हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि थीटा से भी डिनोट कर लेते हैं टेम्परेचर को और टी से भी, और ठीक है स्मॉल वो कैपिटल टी से भी और थीटा से भी। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा। लेकिन देखो नीचे वाली क्वांटिटी को क्या मानना है, 1 मानना है। अब जब नीचे वाली क्वांटिटी को आप 1 मानोगे, ठीक है, दोनों को, तो सी किसके बराबर आएगा, क्यू के। सी किसके बराबर आएगा, क्यू के। बात समझ में आई? तो बस इसी के आधार पर हमें डेफिनेशन दे देनी है। तो क्या कहेंगे, देखो ध्यान देना, यानी जो सी है ना स्पेसिफिक हीट, वो कुछ अलग नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो हीट ही है। क्यों, क्या है, हीट, यानी जो हीट एनर्जी है उसी के बराबर है। क्लियर है? लेकिन कौन सी हीट एनर्जी है, कौन सी हीट है, जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में आवश्यक होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी पदार्थ, देखो ध्यान देना, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का, है ना, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के बेस पर आपने इसका क्या बनाया, डेफिनेशन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, देखो, यानी सी क्या है, हीट जो है, रिक्वायर्ड हीट है ना, तो यहाँ जाएगा द रिक्वायर्ड हीट, या द हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मैंने आवश्यक। ठीक है जी, द हीट रिक्वायर्ड टू, ठीक है, हीट क्यों रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो टू इंक्रीज। ठीक है जी, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, ठीक है, द टेम्परेचर। ठीक है, द, समझ में आया, हीट रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक ऊष्मा, ठीक है, टू इंक्रीज माने बढ़ाने में, और किसे बढ़ाने हैं, टेम्परेचर को, तो द टेम्परेचर। और कितना बढ़ा रहे हो, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, और किसका बढ़ा रहे हो, ऑफ, है ना, ऑफ यूनिट मास, या ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, क्लियर है, किसी वस्तु के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, जो ऊष्मा आवश्यक होती है, उसे ही आप क्या कहते हैं। ठीक है, आगे लिख दोगे भाई, 2 बातें शामिल होनी चाहिए थी, 1 ग्राम हो गया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड हीट है, ये जो क्यू है, इसे ही आप क्या कहते हो, सी। सी यानी, तो लिख देना इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना फिर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी और स्मॉल एस, या तो स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। और फिर फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा एम क्या है, डेल्टा टी क्या है, क्यू क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा इफ क्यू बी द हीट, है ना, गिवन हीट रिक्वायर्ड टू, है ना, हीट, बस हीट लिख दो, बाकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इफ क्यू बी द हीट, है ना, एंड एम बी द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, डेल्टा टी बी द टेम्परेचर इंक्रीमेंट या चेंज, देन स्पेसिफिक हीट, फॉर्मूला लिखना और इसे बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, क्लियर है? तो देखो इसका वो क्या हो जाएगी, यूनिट, मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, हीट का होता है कैलोरी, और इसका ग्राम, और इसका डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी यूनिट जो है ना, वो हो जाएगी कैलोरी पर, ठीक है, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट है, इसे आप नोट कीजिए। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, स्पेसिफिक हीट कितने प्रकार की होती है, बस ये और बता दूं मैं आपको, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना, टाइप्स माने प्रकार, कितने प्रकार की होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो आपको याद होगा विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है ना, एक तो होती है स्थिर ताप, वो स्थिर आयतन पर, और एक होता है स्थिर दाब पर, है ना। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, इसमें लिख लो, क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट इज ऑफ 2 टाइप्स, विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। तो पहली हेडिंग
स्थिर दाब पर, है ना। तो यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर या नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। इसे आप CP से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद आ रहा होगा कुछ कुछ, है ना, पढ़ा तो है ही आपने। CP से करते हैं डिनोट, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा CP बराबर, फॉर्मूला तो वही है Q/m इंटू डेल्टा T, है ना। या क्या ये D भी ले सकते हैं, लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो CP बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग से डेफिनेशन नहीं देनी आपको, है ना, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट की तो डेफिनेशन हम दे ही चुके हैं। बस हम ये बता देंगे, ठीक है। यानी स्पेसिफिक, इसमें मुझे लगता नहीं इसमें डेफिनेशन देने की कोई आवश्यकता है। यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है बस उसके लास्ट में इज नोन एज से पहले क्या लिख देना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। बस ये लिखना है, ठीक है। लिखवा देना, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, क्लियर है। और फिर लिखा होगा ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी बॉडी, है ना। तो उसके बाद बस आपको ये लिखना है एट कांस्टेंट प्रेशर, और कुछ नहीं लिखना, वही डेफिनेशन रहेगी बिल्कुल सेम, ठीक है। फिर तो आप लिख देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, कोमा लगा के इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना इट इज डिनोटेड बाय CP, इसे आप CP से डिनोट करते हैं। तो देखो CP इतना आ जाएगा, CP बराबर Q/m इंटू डेल्टा T, ठीक है। क्लियर है, ये QM क्या है, डेल्टा T क्या है, बता चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल सेम है, बस एक चीज़ इसमें जुड़ रही है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। दूसरा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे कर लोगे, ये CP है, ठीक है। और एक नेक्स्ट है नंबर सेकंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो जब प्रेशर कांस्टेंट था तो सफिक्स में P आया, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सफिक्स में V आ जाएगा, तो यहाँ से V आ जाएगा बस, ठीक है। डेफिनेशन में जहाँ प्रेशर था वहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट आपकी 2 प्रकार की होती थी, मैंने आपको बताया, एक तो CP है और एक CV है। इन दोनों में कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो तो आगे फिर मेन डायरेक्शन पर आते हैं, जिसकी भूमिका में मैंने ये अभी तक आपको पढ़ाया, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो हेडिंग डालो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसे कहते हैं मेयर्स लॉ या मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, ज़्यादा प्रचलित ये है। हिंदी में कहते हैं मेयर का सूत्र, याद होगा आपके, ठीक है। क्या कहते हैं, मेयर का सूत्र। बताओ आपके याद आ गया होगा कुछ कुछ, है ना, कई के तो पूरा भी याद आ गया होगा। देखो ये होता है CP माइनस CV बराबर R, CP माइनस CV बराबर R, ठीक है। और R क्या है, R है गैस नियतांक, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। तो इसे एक हेडिंग और लिख सकते हैं इसमें, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV कह सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये रिलेशन है, संबंध है, CP और CV के बीच संबंध है ना, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मेयर का सूत्र या मेयर्स फॉर्मूला इसे कहते हैं, CP माइनस CV बराबर R। CP क्या है बता चुका हूँ, CV क्या है बता चुका हूँ, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, ठीक है। चलो तो देखो भैया, मान के चलेंगे, लेट अस कंसिडर एन आइडियल गैस। क्या है, एक आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, और जिसके कितने मोल हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, केवल 1 मोल गैस ले रहे हैं, ठीक है। इतना तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से भी लिंक होता होगा आपका कि मोल क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1 मोल आइडियल गैस है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक बार तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और एक बार वॉल्यूम को। प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो CP आएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो CV आएगा। तो देखो ध्यान देना, मैंने बताया लेट अस कंसिडर एन आइडियल गैस ऑफ 1 मोल या 1 मोल आइडियल गैस, ठीक है। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले किसे कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को। तो जब देखो प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ध्यान देना, टेम्परेचर T से बढ़ाकर कर दिया जाता है T प्लस dt, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया जाता है T प्लस dt हो गया बढ़कर, तो बढ़ा कितना dt, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा
लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं? ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपको याद होगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, ये तो होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डी डब्ल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, डी यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों की पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देन वर्क डन, वर्क क्यों करना पड़ रहा है भैया? वॉल्यूम बदलेगा ना। वॉल्यूम मान लो V1 से बदलकर कितना हो जाएगा V2, या वैसे कहूँ तो V से बदलकर V प्लस डी वी हो गया। ठीक है, वॉल्यूम V से बदलकर कितना हो गया V प्लस डी वी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर सेम है लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। देखो समझ लो, जैसे एक गैस भरी है पिस्टन में, देखो प्रेशर यदि घटाएंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा, तब बढ़ेगा वॉल्यूम। लेकिन पिस्टन वो प्रेशर पे कोई चेंज नहीं कर रहे, प्रेशर तो कांस्टेंट है P। हम नीचे से टेम्परेचर, मान लो आग जला दी नीचे से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप मिलेगा, इसे टेम्परेचर मिलेगा तो पिस्टन ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस डी टी हो गया, वॉल्यूम V से बढ़कर V प्लस डी वी हो गया, और प्रेशर क्या रखा आपने? कांस्टेंट। प्रेशर में आपने कोई चेंज नहीं किया, इसके ऊपर जो वे रखे थे वेट, उसमें आपने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क तो हुआ है, तो देन वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बढ़ाने में। और कितना बढ़ा रहे हैं? डीवी वॉल्यूम बढ़ाने में जो वर्क होगा। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला तो मैंने लिखवा रखा है पहले, जब कांस्टेंट प्रेशर हो, लिखवा रखा है नहीं? याद आया नहीं? और मैंने बताया था जब कांस्टेंट ना हो प्रेशर तो इंटीग्रल वाला फॉर्मूला था ना, ये था फिर फॉर्मूला W बराबर इंटीग्रल V1 टू V2 P इंटू डी वी। और ये कब था? जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो। ठीक है, करा रखे हैं सब। और ये कब था? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वर्क डन टू इंक्रीज वॉल्यूम डी वी, इतना हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखो, चले आगे। अब किसकी बात करें? डी यू की, है ना। डी यू क्या है आपका? डी यू है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, डी यू, या डी यू निकालेंगे बाद में, है ना। पहले जरूरत पड़ेगी मुझे डी क्यू की। इसकी डी क्यू क्या होता है? हीट होता है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, और देखो अभी मैंने आपको विशिष्ट उसमें पढ़ाई है, स्पेसिफिक हीट। सी बराबर क्या था? क्यू अपॉन, है ना, बोलो, एम इंटू डेल्टा टी, है ना, लेकिन यहाँ डी ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो डी में है ना सब कुछ, और इसे क्यू को भी डी में ही ले लो। ठीक है, क्योंकि उसके अनुरूप चलना है ना, उसी के अनुसार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो बताओ यहाँ से डी क्यू बराबर कितना आएगा? डी क्यू बराबर बोलो, डी क्यू बराबर कितना आएगा? सी इंटू एम, लेकिन एम 1 मोल ले लिया हमने, तो कितना है? 1, और डी टी आएगा। समझ गए? और एम कितना है? 1 मोल है। ठीक है जी। तो और कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे हो आप, शुरुआत में कह दिया कांस्टेंट प्रेशर, तो सी की जगह क्या आएगा? सी पी। तो आपका डी क्यू आपका यहाँ से कितना आ गया? सी पी इंटू डी टी। देखो डी डब्ल्यू निकाल लिया, डी क्यू निकाल लिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, लिखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। देखो क्या होता है, लिखा है मैंने उधर साइड में, डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, तो डी क्यू का मान निकाल दिया है सी पी और इंटू डी टी, और देखो डी डब्ल्यू निकाल दिया है पी इंटू डी वी और बराबर डी यू। तो यहाँ से डी यू बराबर कितना आया? सी पी डी टी माइनस पी इंटू डी वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया?
अब देखो सेम गैस है, वही गैस है, कोई अलग गैस नहीं है। दूसरी स्थिति देखो क्या होगी, मैंने बताया सीपी की बात करनी थी तो प्रेशर को एक बार कांस्टेंट रखा। अब सीवी की बात करनी है तो वॉल्यूम को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम कितना, V। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर T से बढ़ाकर हम कर रहे हैं। ठीक है जी, कितना, T प्लस dt, वही सेम बात है बिल्कुल, यानी वही गैस है लेकिन अब के प्रेशर की जगह केवल क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम। पहले प्रेशर कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं बस, है ना। ठीक है जी, तो देखो प्रेशर की जगह वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है बस। ठीक है जी, अब देखो ध्यान देना मेरी बात पे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालो, वर्क डन। ठीक है, और देखो जब आप टेम्परेचर तो अब भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो देखो लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा या नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका dV कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन देख लो, वर्क डन तो होगा नहीं क्योंकि भाई वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, तो वर्क डन टू इंक्रीज, वर्क डन टू इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है जी, वर्क डन टू इंक्रीज वॉल्यूम, बोलो कितना हो जाएगा, dW बराबर हो जाएगा P इंटू डी वी, लेकिन मैंने बता दिया है dV कितना है, जीरो है, तो देखो कितना आया, जीरो, dW तो जीरो आ गया। अब इसी प्रकार हीट एनर्जी निकाल लो, हीट एनर्जी। देखो हीट एनर्जी निकालने के लिए कुछ अलग नहीं करना, फॉर्मूला यही है, dQ बराबर CV आ जाएगा CP की जगह, और 1 मोल गैस तो ले ही रखी है, और इनटू में dt। ठीक है, टेम्परेचर चेंज है ना, टेम्परेचर चेंज dt है, d स्मॉल d कैपिटल T है ना, तो dQ बराबर कितना आया, CV इंटू dt। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से। देखो डेरिवेशन में कोई इतना नहीं है, यहाँ तक जैसे करा आगे भी ऐसे ही है, एक पोर्शन ये है इसका और एक पोर्शन ये है, यहाँ पे बस प्रेशर कांस्टेंट रख के करा वही काम, और वही काम कर रहे हो टेम्परेचर ये वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, यहाँ पे है ना ये वाली बात। ठीक है, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर दोबारा लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, आप सभी जानते हैं, लिखा है पहले भी। ठीक है, क्या होता है, dQ बराबर, ये रहा, dQ बराबर होता है dW प्लस du। dQ का मान रखो जो कितना है, CV इंटू dt, और dW जीरो है, और du, तो आपका देखो यहाँ से du कितना निकल गया, CV इंटू dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। बात समझ में आई, यहाँ तक देखो वही काम है ना, जैसा यहाँ किया था प्रेशर को कांस्टेंट रखे, वैसे ही काम वहाँ पे किया वॉल्यूम को कांस्टेंट में रख के, है ना। अब देख के बताओ समीकरण 1 और समीकरण 2, क्या दोनों में du नहीं निकल रहा, ये भी du बराबर है, वो भी du बराबर है, तो समीकरण 1 में 2 को बराबर रखने पर, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यह आ जाएगा। ठीक है, CP dt बराबर रख दो माइनस P dV को बराबर रख दो उसके, जो du का मान उधर है, क्या है ये, CV इंटू dt। ठीक है, तो देखो CP है ना, और dt माइनस CV इंटू dt बराबर है P इंटू dV, ये इधर आ गया है ना, ये dt कॉमन ले लो, तो CP माइनस CV dt बराबर P, ठीक है, P और इंटू dV, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें सिद्ध करना है CP माइनस CV बराबर R, तो CP माइनस CV R सिद्ध करने में है ना, बस ये दिक्कत कर रहा है, तो इसे इसका कुछ करो। तो आप जानते हैं फ्रॉम एक आदर्श गैस समीकरण जानते हो, आइडियल
गैस इक्वेशन, ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल सबको पता है, ठीक है, क्या होती है, PV बराबर RT, प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर जो देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने ये है वॉल्यूम, ठीक है, वो V से बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, dV, ठीक है, V से बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, dV, ठीक है। यहाँ तक ये वाली बात तो खत्म होगी कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब तो सारे में देखो दोनों में से वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, चाहे पहले में हो रहा हो दूसरे में हो रहा हो, कितना हो रहा है, V से बढ़कर dV हो रहा है, और टेम्परेचर T से बढ़कर dt हो रहा है। तो बताइए क्या आएगा, PV प्लस PdV बराबर RT और प्लस R इंटू dt, ठीक है जी। और चूंकि PV बराबर तो RT होता है, तो इस PV की जगह RT रख दो, और ये है P इंटू डी बराबर RT प्लस R इंटू डी टी। RT से RT कटा तो P इंटू डी बराबर किसका आया, R इंटू डी टी के। तो ये जो इक्वेशन थर्ड है ना उसमें रख दो, ठीक है, उसमें रखो इक्वेशन थर्ड में P डी की जगह R डी टी। तो थर्ड इम्प्लाइज, तो देखो CP माइनस CV डी टी बराबर P डी की जगह रख दो R इंटू डी टी, ठीक है। कहाँ सर, वो कहाँ रखा है, पुट इन थर्ड, ठीक है। थर्ड इम्प्लाइज कर दिया, डी टी से डी टी कटा तो CP माइनस CV बराबर किसका आया, R के, ठीक है। CP माइनस CV किसके बराबर आया, R के। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी।